चलो लिखो जल्दी से, एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7 मार्क्स का कंफर्म टॉपिक है और बहुत जल्दी हो जाएगा ये टॉपिक। चलो दिख रहा है ना सबको बढ़िया से? हाँ तो लिखो जल्दी से, एटम एंड न्यूक्लियाई। देखो यहाँ से टॉपिक काफ़ी इजी आते हैं और यहाँ से टॉपिक के नंबर जो है कन्फर्म मिल जाएंगे। न्यूक्लियाई की स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है? स्पेलिंग कोई नहीं चेक कर रहा आपकी। दिख रहा है ना सब कुछ बढ़िया? बेटा प्रदीप, रोने धोने से कुछ नहीं होना। देखो एटम और न्यूक्लियाई में सबसे पहली चीज़ लिखो बोर मॉडल, जो आएगा बस वही पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहला लिखो बोर मॉडल, या फिर इसे हम बोलते हैं बोर पोस्टुलेट। जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दो। देखो बोर एटॉमिक मॉडल क्या था? बोर एटॉमिक मॉडल में 3 पोस्टुलेट दिए गए थे, ठीक है? 3 पोस्टुलेट होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब समझना बहुत ईजी है, ये एटम की बात चल रही है तो होता क्या है यहाँ पर बच्चा जी, ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए बात होगी। किसके लिए होगी? हाइड्रोजन एटम के लिए। ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा आपको, ठीक है? स्टार्ट कर दो लिखना। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो एक हाइड्रोजन एटम में यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम आपको अगर पता हो तो हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। 1 का मतलब होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है? तो ई पॉजिटिव वाला जो है ये क्या है? प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया ये, और एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर घूम रहा होगा। इतना समझ गए? अब इसके 3 पोस्टुलेट बहुत आराम से समझना, बहुत ईजी है। सबसे पहला पोस्टुलेट जो होता है वो होता है, देखो इसे लिखता जा रहा हूँ, समझना कि इन हाइड्रोजन एटम, समझते भी जाना लिखते भी जाना, इन हाइड्रोजन एटम द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम में जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये चीज़ क्या होती है? न्यूक्लियस होती है, समझ गए ना? रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सच दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? या फिर यहाँ लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनता है और बहुत ही इजी बनता है। एक चीज़ मन में आप डाल लो, बिल्कुल 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 मन में दिमाग में याद आ जानी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर घूमेगी, क्योंकि अगर हम आगे तक पढ़ने वाले हैं तो समझना, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है तो एक चीज़ जरूर आएगी, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले वाले में बस यही बताना है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तीनों बार बार रिवाइज कराऊंगा, हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है? ये अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और इसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर, समझ लो। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर एफ सेंट्रीपिटल, समझ गए? ये चीज़ अभी काम आएगी हमारे, एक न्यूमेरिकल बताऊंगा पक्का, बहुत इजी सा हल हो जाएगा। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की भैया फॉर्मूला ये सबको आना चाहिए, 1/4πε, और Q1 Q2, तो Q क्या है यहाँ पर? E है, और Q2 क्या है? ये भी E है, तो यहाँ पर क्या आएगा? E इंटू ई अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये R डिस्टेंस, रेडियस, ठीक है? और सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर किसी को नहीं पता आज तक तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, mv²/r, यही होता है फॉर्मूला हमेशा। m हो जाता है ये मास, इसका मास, v हो जाती है इसकी वेलोसिटी, और r हो जाती है इसकी डिस्टेंस, जो घूम रहा है उसका, ठीक है ना? तो यहाँ पर mv² क्या आ जाता है? r आ जाता है, ठीक है? तो इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। तो पहले वाले में कूट के मन में भर लो कि पहला वाला बोर का पोस्टुलेट होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है? लिख लिया? चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाला पोस्टुलेट क्या कहता है भैया? सेकंड वाला पोस्टुलेट कहता है कि
इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, electron can revolve only in those orbit in which the angular momentum is equal to the इंटीग्रल मल्टीपल। देखो ये कठिन लग रहा होगा लेकिन इतना इजी बना दूंगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पर बस ये चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ उस वाले ऑर्बिट में घूम सकता है जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, देखो एंगुलर मोमेंटम L से नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और ये हो जाता है n मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल n, क्या इंटीग्रल नंबर n बराबर यहाँ हो सकता है 1 2 3, 0 नहीं 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, बराबर n इंटू h/2π। तो सेकंड वाला क्या रट लिया हमने, रट लिया नहीं, वैसे समझ भी सकते हो कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसमें घूम सकता है ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो nh/2π हो, ठीक है भैया। और n जो होता है, l जो फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला भी हमारे काम आएगा, l का फॉर्मूला होता है आपका mvr, क्या होता है mvr, तो mvr बराबर हो जाता है यहाँ पर nh/2π। तो पहला पोस्टुलेट फोर्स बताता है, दूसरा पोस्टुलेट क्या बताता है एंगुलर मोमेंटम। पहला रट लिया कि पहले में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, दूसरा वाला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है nh/2π के, ठीक है। चलो थर्ड वाले पे आते हैं, और थर्ड वाला बहुत ही खास है, थर्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला कहता है, एक चीज समझना, ये E पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका ये पूरा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमता है ऑर्बिट में, ठीक है। तो देखो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ एक ऑर्बिट होती है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी ऑर्बिट होती है, ठीक है, भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता लेकिन ऑर्बिट होती है ऐसी। अब समझना, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड, इस वाले में हमें ये बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर नीचे वाली शेल से ऊपर वाली शेल में जाता है या नीचे वाली ऑर्बिट से ऊपर वाली ऑर्बिट में जाता है, नीचे वाली ऑर्बिट या ऊपर वाली ऑर्बिट, ठीक है। तो देखो पहले तो नाम याद कर लो, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट, इसका नाम क्या दोगे आप ग्राउंड स्टेट। और ऊपर वाली ऑर्बिट जिसमें ये जा रहा है इसको आप नाम देते हो एक्साइटेड स्टेट, एक्साइट हो रहा है तभी तो पहुंच रहा है एक्साइटेड में, समझ गए ना। तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में। अब एक बात खुद सोचो, कोई आदमी नीचे ज़मीन से उठ के आसमान ऊंचाइयों पे जा रहा है तो उसे एनर्जी लगेगी ना, मेहनत लगेगी ना। तो बस इतना याद करना है आपको कि इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल या लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी शेल, then energy is absorbed। इस एब्जॉर्ब का मतलब समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल, इसकी एनर्जी कम होती है नीचे वाले की, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके ऊपर एक और बना दें तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल जाता है तो इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, समझ गए ना। एब्जॉर्ब करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आप दोगे, ओके। तो आपको यही है कि इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और यहीं पर ही एंड यहाँ पर आ जाता है इफ, इसी में ये थर्ड पोस्टुलेट में, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्ड फ्रॉम हायर एनर्जी शेल, सॉरी बेटा जी सॉरी, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहीं से ही, कहाँ थे हम लोग। देखो जो लोग जुड़े हुए हैं साथ में वो तो समझ सकते हैं हर चीज़, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर देना, इफ़ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी शेल, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है तब तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, और जब हायर से लोअर जाता है तब क्या होती है, जब हायर टू लोअर होता है तब क्या होता है, तब एनर्जी इज एमिटेड, तब एनर्जी क्या होती है एमिट होती है, ठीक है।
ये दो वर्ड याद रख लेना, नीचे से ऊपर जाएगा, लोअर से हायर जाएगा, तब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी, और जब ऊपर से नीचे आएगा, मतलब ये देखो ये हायर एनर्जी शेल है ना, यहाँ से नीचे जाएगा किसी में भी, ठीक है, तब एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, मतलब ये एनर्जी निकालता हुआ जाएगा, यहाँ से ये एनर्जी निकालता हुआ जाएगा। एनर्जी का मतलब जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो लाइट की एनर्जी निकालता हुआ जाएगा। इतनी चीज़ समझ गए या नहीं बेटा जी? ठीक है, तो अब आता है कि कितनी एनर्जी निकलती है या कितनी एनर्जी आती है। तो ये होता है, देखो यहाँ एक चीज़ समझ लो, यहाँ इसको n बराबर 1 शेल कहते हैं, इसको n बराबर 2 शेल कहते हैं, और इसको n बराबर 3 शेल कहते हैं, ठीक है। थर्ड शेल को n बराबर 3 बोल देते हैं। तो एनर्जी जो एमिटेड एनर्जी है या जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, वो एनर्जी कितनी होती है, ये होती है तुम्हारी E फाइनल माइनस E इनिशियल। क्या होती है? E फाइनल माइनस E इनिशियल। इतनी चीज़ समझ गए ना? ठीक है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, डरो मत, करोगे नहीं तो फिर तो डरोगे ही, और कोई वो नहीं होगा। देखो डायरेक्ट यहाँ आते हैं। एनर्जी बराबर क्या होती है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे? एक क्वेश्चन समझो। जो तुम्हारी एनर्जी होती है शेल की, वो होती है ई एन बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी होती है किसी भी शेल की एनर्जी, किसी भी शेल की एनर्जी। इस क्वेश्चन को समझ लो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, अब यहाँ पर n बराबर 1 डालोगे, n बराबर 1 डालोगे तो ये पहली एनर्जी की शेल देगा। n बराबर अगर तुम 2 डालोगे तो फर्स्ट की देगा और इसकी देगा, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा कि कैलकुलेट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन, इसे समझ लो, ट्रांजिस्ट फ्रॉम n बराबर 3 टू n बराबर 1। मान लेते हैं n बराबर 3 से n बराबर 1 पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले E1 निकाल लो, तो E1 कितना आ जाएगा? n बराबर 1 पुट करोगे ना यहाँ पर, तो 1 आएगा, तो कितना आएगा? -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये कितना आया? -13.6 ही आ गया, ठीक है। फिर E3 निकालोगे, क्योंकि 3 से 1 पे जा रहा है, तो 3 और 1 निकालनी पड़ेगी, तो कितना आएगा? -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा? -13.6 अपॉन 9, और इसको डिवाइड मारोगे तो ये आएगा 1 और ये कितना हो जाएगा? 46, तो 45 1.51 आ जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट याद रखना, ये EV होता है, EV। ये EV हम समझेंगे अभी आगे जाके। तो ये भी EV हो गया और ये भी क्या हो गया? EV हो गया। इतना समझ गए? तो एनर्जी, कितनी एनर्जी होगी? तो एनर्जी डिफरेंस तुम्हारा आ जाएगा, एनर्जी बराबर आ जाएगा तुम्हारा, फाइनल एनर्जी तुम्हारी ये है E3 वाली, और इनिशियल एनर्जी तुम्हारी ये है, ठीक है। फाइनल एनर्जी कौन सी होगी? ये वाली, और इनिशियल एनर्जी कौन सी होगी? ये वाली। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो फाइनल में से 1.51 में से माइनस हो जाएगा -13.6, ठीक है। अगर ठीक है कर रहे हो तो ये चीज़ गलत है। फाइनल वो होगी जहाँ पर जा रहे हो, समझ रहे हो, और इनिशियल वो होगी जहाँ से जा रहे हो। 3 से आप 1 पे जा रहे हो, तो इसका मतलब फाइनल ये वाली होगी और इनिशियल ये वाली होगी। आई बात समझ या नहीं? तो ऐसे गलतियाँ मत कर देना। तो क्या होगा यहाँ पर? जहाँ से जा रहे हो भैया वो इनिशियल होता है, जहाँ जा रहे हो फाइनल होता है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो कहाँ से जा रहे हो आप? 3 से, तो इसको पहले लिखोगे -3 वाले को, 3 से जा रहे हो ना, फाइनल क्या हो जाएगा? E1 वाला, तो E1 माइनस E3 हो जाएगा, समझ गए। E1 फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल है। तो फाइनल कितनी है? -13.6 माइनस 1.51। इसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो कुछ 14, सॉरी कितनी आएगी ये? 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगी ये। इसको माइनस करोगे तो 11 पॉइंट या 12 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाएगी, समझ गए ना। तो ये आ जाएगा आपका एनर्जी डिफरेंस। इतनी चीज़ समझ गए? तो एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं इसमें। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आता है काइनेटिक एनर्जी। पहले तो वो देख लेते हैं, रिलेशन देखते हैं, रिलेशन ऑफ RV,
ठीक है, या फिर डेरिवेशन ऑफ आर वी। देखो ये बहुत चीज़ ईजी है, क्या है, हम सबको पता है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन आर के, किससे, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से, कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या होता है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये कौन सा था, ये था दूसरा वाला, जब एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा जी, यहाँ से अगर तुम्हें आर निकालना हो या वी निकालना हो, तो अगर हमें वी निकालना है यहाँ से, तो वी क्या हो जाएगा, देखो वी हो जाएगा तुम्हारा एन एच अपॉन 2 पाई m, हाँ या ना, और आर, क्योंकि आर भी तो आएगा नहीं, तो वी कितना आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई m आर, इतना समझ गए, ठीक है। तो फिर अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ पर आर चाहिए, यहाँ पर देखो, अगर आपको, ये तो वी निकल आया आर की फॉर्म में, अगर आपको आर चाहिए तो ये आर कैसे निकलेगा, देखो इस वाले से निकलेगा, इस वाले को अगर आप यहाँ पर लिखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि रेडियस का वो निकालो, डेरिवेशन, मतलब रेडियस का वो निकालो, फॉर्मूला क्या होगा, तो आर से यहाँ से आर जाएगा, तो यहाँ से आर कितना आएगा, देखो आर बराबर क्या आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आर इधर गया, बाकी सारी चीज़ें इधर आएंगी, ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन एम, और वी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, समझ गए इतनी चीज़, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर क्या आया, देखो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये आ गया ई स्क्वायर अपॉन एम, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझना, ई स्क्वायर अपॉन एम, और नीचे क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, समझ गए इतना। एक आर से एक आर कैंसिल कर दोगे, सिर्फ तुम्हें आर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर ये रहा, तो बाकी सारी चीज़ें इधर भेज दो, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर आर। तो ये होती है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या होती है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो करना क्या है, बस 2 स्टेप रट लो, क्या, पहला स्टेप एम वी स्क्वायर अपॉन आर वाला रिलेशन, और दूसरा एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, कैसे भी करके आर निकाल देना है, वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और वी की वैल्यू उठा के इस वाले में डाल देना है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। समझ ना आया, ये समझ नहीं आया बेटा, थोड़ा सा ट्राई करो, बस क्या करना है, इस वाले में से एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई वाले में से वी की वैल्यू निकालनी है, और इस वी की वैल्यू को उठा के इस वाले में डालना है, ऊपर वाले फॉर्मूले में, सो ये आपका आर निकल जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। देखो यहाँ लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इसके पास 2 एनर्जी होती है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है कितना होता है, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2, ठीक है। अब एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ से अगर आप देखो अच्छे से, तो यहाँ से पूरी एम वी स्क्वायर की मिल रही है ना, इस आर से आर काट दोगे तो एम वी आर कितना, एम वी स्क्वायर आर कितना होगा, एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन आर, होगा नहीं होगा, ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आर से आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन आर बचेगा ना, समझना। यहाँ पर मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन आर, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो ये दो चार्ज हैं, ये प्लस ही चार्ज है और ये माइनस ही चार्ज है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की ये होती है सिंपल 1/4πε0 ई प्लस ई और माइनस ई अपॉन आर, ठीक है। जिसने जिसने नहीं पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो P पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्वेश्चन हम करेंगे, आज ही करेंगे। क्या होती है 1/4πε0 Q1 गुणा Q2 अपॉन डिस्टेंस इनकी R। ये फॉर्मूला याद कर लो। फोर्स होता है तो नीचे R² आता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो सिर्फ R आएगा। तो यहाँ पर ये समझ गए 1/4πε0 प्लस ई माइनस ई अपॉन R। तो यहाँ एनर्जी कितनी आएगी, निगेटिव आएगी। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 E² अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब इन दोनों चीज़ों में अगर तुम एक खास बात देखो, अगर तुम यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये E² अपॉन R, ये क्या E² अपॉन R 1/4πε0 E² अपॉन R, ये और इस 2 को अगर यहाँ भेज दो तो ये 2ke के बराबर है या नहीं है। इस चीज़ को देखो, अगर ये चीज़ दोनों एक जैसी तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये 2ke के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या -2ke लिख सकता हूँ। तो यहाँ से रिलेशन आता है कि P बराबर -2ke। ये चीज़ समझे, P बराबर क्या होती है -2ke, ठीक है। और अब देखो एक इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी थी, कौन सी, एक ke और एक P, दोनों को ऐड कर दें तो इसको हम बोलते हैं TE। TE का मतलब होता है टोटल एनर्जी। क्या मतलब होता है, टोटल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारी, टोटल एनर्जी हो जाएगी ke प्लस Pe। क्या हो जाएगी, ke प्लस Pe। तो ke की जगह आप ke रहने दो और P की जगह आप क्या कर दो -2ke लिख दो। तो यहाँ पर T क्या आ जाएगी तुम्हारी -ke। तो टोटल एनर्जी क्या होती है -ke के बराबर। ये समझ गए। ओके, देखो अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, इफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे है क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड ke एंड Pe। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है क्या, टोटल एनर्जी बराबर -10 eV, इतना लिख दिया। उसके बाद आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि वी नो, हमने अभी अभी पढ़ा है कि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है -ke, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ लिख दो -10 eV बराबर -ke, इतना कर सकते हो। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ke कितना आ गया आपका, सीधा सीधा 10 आ गया पॉजिटिव में, ke हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसके बाद P क्या होती है, P बराबर होती है -2ke। P बराबर क्या होती है -2ke, याद ही है। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका -2 × 10 eV, तो ये कितना आ जाएगा -20 eV। समझ गए ना। तो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ लिख लो, यहाँ लिख के दे दे रहा हूँ मैं, आप अच्छे से लिख लेना क्या, कि TE बराबर क्या होता है तुम्हारा -ke, ठीक है। और ke बराबर क्या होता है तुम्हारा P बराबर क्या होता है तुम्हारा -2ke। ये दो रिलेशन आपके काम आएंगे, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 काइनेटिक एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों के समझ में आ गई ये चीज़। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी, और एक रिलेशन और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो फिर भूल नहीं जाओ। एक और रिलेशन यहाँ चाहो तो लिख लो कि T बराबर, ये तो पता ही है कि P प्लस ke होता है, ठीक है। ये काम आ जाएगा तो आ ही जाएगा आपके। देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है -20 eV, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है -20 eV। फाइंड, जल्दी से फाइंड करके बताओ TE एंड KE।
चलो अब आपका आंसर है नींद आ रही है आपको, मुझे नींद नहीं आ रही है बेटा, आप पढ़ो तो सही, मज़ा आ रहा है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, टी और के ई, उससे पता चल जाएगा कितने बच्चे पास होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। पी -20 से रखी है, के ई 10, वैभव के ई इज 10। चलो देखते हैं आंसर सही है या नहीं सही है, और जल्दी से बताओ बच्चों, टी और के ई बताने हैं दोनों। टी ई इज -10। चलो आंसर आपके बिल्कुल सही लग रहे हैं, के ई इज 10। और आंसर करो यार, इतनी देर से कमेंट कर रहे थे, अब करो ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर। मतलब 46 बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ आतंक 24, के ई 10। सही है बेटा जी, सही है, मतलब समझ में आ रहा है ना। अंकित यादव टी माइनस, के ई 2000 में नहीं करना यार। दिव्यांश के ई 10 सही है। देखो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करा है कि P बराबर, हमें पता है क्या होता है, -2 के ई। ठीक है, तो P क्या हो गई आपकी -20 EV, ये EV रहेगी तो -2 के ई, 2 से 20 जाएगा 10 टाइम्स, माइनस से जाएगा तो के ई आपकी आ गई 10 EV। ठीक है, और P बराबर क्या होता है, सॉरी T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है -ke, तो T बराबर क्या हो जाएगा -10 EV। ओके, तो ये दोनों आंसर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आता है भैया, ये बहुत इजी चीज़ है, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं जिसे हम। स्पेक्ट्रल लाइन में कुछ ज़्यादा नहीं याद करना, सही है सही है सही है। मिस्टर कौशिक इम्पोर्टेंट करवा दो बेटा जी, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। देखो अब एक क्वेश्चन समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, ये चीज़ पहले लिख लो, किसी भी, ये पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने भी पहले भी लिखाई थी, किसी भी एनर्जी में, किसी भी शेल में एनर्जी कितनी होती है, -13.6 अपॉन n²। कितनी होती है, -13.6 n², और यहाँ होता है EV। ठीक है, अब समझना बात को। क्वेश्चन आता है कि समझिएगा चीज़ को कि n बराबर 3 से, ये n बराबर कहाँ से, 3 से, और n बराबर 1 में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो क्वेश्चन अभी हमने किया था। ठीक है, उसी पर क्वेश्चन जो आ सकता है, n बराबर 3 से n बराबर 1 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये लाइट एनर्जी की फॉर्म में आएगा, लाइट एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी की फॉर्म में वेट करे, वो निकलेगा ना लाइट एनर्जी। तो हमें बतानी है, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम n = 3 to n = 1, देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लाइट। तब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको निकालनी है एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल क्या E1, इनिशियल क्या E3। पिछली बार हमने काम करा था -13.6 1 का स्क्वायर -13.6 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो एनर्जी चेंज आता है, कैलकुलेशन को बाद में देखेंगे, मान लेते हैं ये -12 पॉइंट कुछ आ जाता है। एनर्जी है बेटा जी, ये एनर्जी h की फॉर्म में आती है। ये एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है, h की, समझ गए। जहाँ पर म्यू क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक रिलेशन आपको याद करना है नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए, कि जैसे देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ठीक है, तो स्पीड अगर क्या है तुम्हारी v है, ठीक है, वो लाइट की स्पीड c यूज़ करेंगे, डिस्टेंस लैम्डा यूज़ करेंगे, और 1/t जो होता है वो न्यू होता है। ठीक है, तो c बराबर लैम्डा न्यू, रट लो इसे, c बराबर क्या होता है, लैम्डा न्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, c/λ। c क्या होगा, स्पीड, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ। तो यहाँ पर पुट कर देना है h/λ बराबर -12.1 EV। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको अगर वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा क्या आ जाएगा, hc/12.1। समझ गए ना।
ठीक है, अब यहाँ समझिएगा ये लास्ट चीज़ न्यूमेरिकल की, एच की वैल्यू रखनी है प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 10 की पावर 34, सी की वैल्यू रखनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे क्या है 12.1। अब क्योंकि ये ईवी में है, तो आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ईवी में है तो यहाँ पर आपको 1.6 10 की पावर -19 से भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी मुझे पता है क्रिटिकल चीज़ है, पर रट लो कि 1 ईवी बराबर होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल। ओके, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, सर नहीं समझ आया, अब कुछ नहीं बेटा। रोहित सागर तुझे याद हो तो 2 साल पहले मैंने तुझे ही पास कराया था, और ऐसे ही पूरी रात पढ़ के याद होगा वो तुझे दिन। और सबको बता कि तू पास हुआ था या नहीं हुआ था 2 साल पहले, करेक्ट इसी दिन रात में तुम लोग पढ़े थे मुझसे, समझना। इसको देखना और इसके बाद सब समझ जाओगे। ये तुम्हारा n बराबर 1 है, ठीक है, इधर न्यूक्लियस हो गया n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो लाइमन सीरीज क्या होती है? लाइमन सीरीज का होता है कि कहीं से भी आओ आप, 2 से 1 पे भी आओ या 3 से 1 पे आओ या 4 से 1 पे आओ या 5 से 1 पे आओ, समझ गए? तो n बराबर कहीं से भी अगर फाइनल शेल क्या हो 1 हो तो इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, फिर बाल्मर सीरीज क्या होती है कि कहीं से भी आओ ऊपर से और फाइनल क्या हो तुम्हारी 2 हो तो इसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। अगर कहीं से भी आ रहे हो और फाइनल शेल क्या हो सकती है? फाइनल शेल 2 है तो इसको क्या बोलोगे? बाल्मर। ऐसे ही कहीं से भी आओ, फाइनल शेल अगर क्या है 3 है तो इसको बोलोगे पास्टन, और कहीं से भी आओ फाइनल शेल अगर तुम्हारी क्या है 4 है तो इसको बोलोगे पीफर्ड, और फाइनल शेल अगर क्या है तुम्हारी 5 है तो इसको बोलोगे तुम ब्रैकेट। समझ गए? अब इसके रीजन याद कर लो अगर तुम्हें याद करने हो तो। पहला वाला होता है अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है, दूसरा होता है विजिबल रीजन, ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड रीजन आता है। क्या होता है? इंफ्रारेड रीजन, और फिर से इंफ्रारेड और फिर से इंफ्रारेड फिर से इंफ्रारेड, मतलब पहला अल्ट्रावायलेट फिर ये विजिबल फिर इंफ्रारेड फिर इंफ्रारेड। समझ गए या नहीं? ठीक है, तो ये सीरीज आपको समझ में आई गई होगी। अच्छा चलो एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि n बराबर 1 में एनर्जी कितनी होती है? ये चीज़ किस किस को समझ में आ गई? -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर -13.6 EV। n बराबर 2 में E2 एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ जरा? -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो -3.4 EV। जल्दी से बताओ n बराबर 3 में E3 कितनी आएगी? बताओ जल्दी बताओ, जो जो बता देगा उससे पता चल जाएगा कि अभी भी हाँ काफ़ी है। कमेंट बाजी फालतू की मत करो, बेटर है यार पढ़ाई पे ध्यान दो। तो n बराबर 3 E3 कितनी होगी? 4.5 नहीं होगी बेटा, 1.51 होगी, बिल्कुल सही है। कैसे हो जाएगी? इजी है, 13.6 नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 13.6, 9 से डिवाइड करेंगे, पहले भी करा था यार हमने, तो 1.51 आ जाती है। समझ गए ना? चलो पता चल गया, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। चलो 2-3 डेफिनेशन पढ़ लो, ये चीज़ खत्म होने वाली है जल्दी। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? देखो हिंदी में सुन लो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल।
लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जाने के लिए, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी शेल में जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि एक्साइट हो रही है, समझ गए या नहीं। फिर आती है तुम्हारी नई चीज, आयनाइजेशन क्या होता है। आयनाइजेशन क्या होता है, देखो आयनाइजेशन बहुत इजी है, रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम कॉल्ड आयनाइजेशन। जैसे आपने ये चीज पढ़ी होगी कि Na में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दो तो Na पॉजिटिव हो जाता है, आयनाइज हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाओ, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं आयनाइजेशन, ओके। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, ये समझ गए ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी सेम हो जाएगी क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड रे ऑप्टिक्स करवा दो, करवा दूंगा यार, बस बने रहो, पूरी रात है अभी, टेंशन मत लो। चलो बेटा न्यूक्लियस पे आ जाओ जल्दी से, अब न्यूक्लियस पढ़ेंगे। हाँ चलो पोस्टुलेट्स का रिवीजन करा दो, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, ये बिल्कुल अच्छी बात लगी मुझे। पोस्टुलेट्स का रिवीजन कर लो, मैं कुछ सोच रहा था, बता दूं एक बार पोस्टुलेट्स का रिवीजन। पोस्टुलेट के रिवीजन में देखो जल्दी से पढ़ लो, बोर के पोस्टुलेट 3 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2, तो E और E है, तो E/r² बराबर mv²/r। ये मत भूल जाना बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम जब 3rd यूनिट पे आएंगे तो यही चीज़ हमें यूज़ करनी होगी, mv²/r, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि एंगुलर मोमेंटम NH बराबर 2/π के होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr बराबर NH/2π। तीसरा होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा, अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा तो क्या होगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, और अगर हायर से लोअर जाएगा तो एनर्जी एमिट होगी, मतलब एनर्जी निकलेगी, ठीक है। किसी भी एनर्जी में शेल -13.6 n² EV होती है, इतना याद हो गया ना। जो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है वो ये चीज़ यार प्लीज़ रट लो, 1 EV बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ मैं, लेकिन अभी से याद कर लो इसको। अच्छा जल्दी से बताओ ये किस किस को अब याद हो गया कि 1 EV एनर्जी बराबर 1.6 10⁻19 जूल होती है, ज़रा यस यस करके बोलना, या वो बच्चे वीडियो लाइक कर दो फटाफट जल्दी से। जल्दी से वीडियो लाइक कर दो फटाफट। वैसे यस 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 काफ़ी हो गए, वेरी गुड। चलो मतलब काफ़ी है कि हो गया, मतलब काफ़ी लोगों को हो गया, मतलब जो लोग पढ़ रहे हो देखो उनका तो पक्का है कल फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा वाला फ़ायदा होने वाला है कल।